जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वह क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जिनका आंसर देने के लिए आपको सोचना पड़ता है। आपकी तर्क शक्ति जितना अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप उतने अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब किसी क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो इससे हम समझ पाएंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन होते हैं, चार के चारों ऑप्शन होते हैं, आपको इसमें लगेगा चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा सही होता है वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। तो हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह पेपर आज जो हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पूछा गया था 30 जनवरी 2023 को, जो आपका अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था, सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसी में पूछा गया था। एग्ज़ाम आपका 30 जनवरी का जो पूछा गया था, इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो कवर करेंगे वह ईवीएस को कवर करेंगे। इसके पहले की अगर हम सब बात करें तो जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011, 12, 13, 14, 15, 16, इन सबको हम सब कवर कर चुके हैं। और जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था, जैसे 6 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी, 1 फरवरी, इन सबको भी हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो पेपर कवर करेंगे 30 जनवरी 2023 ईवीएस को। चलिए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ आप सबके लिए नए कंटेंट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है दोस्तों। जो आपका ईवीएस होता है पर्यावरण, इसमें आपके 15 क्वेश्चन आते हैं विषय वस्तु से और 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक बना देते हैं दिशा। किस तरफ जा रही है दोस्तों? राधा जो है उत्तर की तरफ जा रही है। अब इस राधा इस तरफ जा रही है, कितना जा रही है दोस्तों? 2.5 किलोमीटर जा रही है। कह रहे हैं अब वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गई। दोस्तों किस तरफ मुड़ी? बाएं मुड़ी। बाएं मतलब दोस्तों इस तरफ मुड़ के कितना गई? 5 किलोमीटर जाती है। फिर वह बाएं मुड़कर दोस्तों 2.5 किलोमीटर जाती है। अब बाएं मुड़कर दोस्तों फिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर चले आएगी। शुरू में 2.5 किलोमीटर गई थी, फिर 2.5 किलोमीटर यहाँ जा जाएगी, तो इसके जस्ट सीधे पे आ जाएगी। कह रहे हैं कि वह अपने घर से कितनी, वो कह रहे हैं कितनी दूर किस दिशा में है। दोस्तों अपने घर से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, पहले हम ऑप्शन आप देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, या फिर दोस्तों कह रहे हैं कि घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, या फिर सी ऑप्शन है कह रहे हैं घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, या फिर लास्ट ऑप्शन है पूर्व दिशा में। 5 किलोमीटर दोस्तों पूर्व दिशा में। जैसे कि इसमें चार्ट ही दोस्तों आपने देख लिया होगा, चार्ट किस तरीके से बन रहा है। जो राधा है, राधा यहाँ पे खड़ी है, तो हमने जो सीधा दूरी कितनी तय की थी, यहाँ पे 5 किलोमीटर तय की थी, तो फिर 5 किलोमीटर नीचे भी हो जाएगा ना, क्योंकि 2.5 किलोमीटर वो वापस अपने स्थान पे आ गई है। तो इसलिए दोस्तों यह कौन सी दिशा होगी? इसको शुरुआत उसकी यहाँ से थी, घर उसका यहाँ पे है, इसकी दिशा जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी पश्चिम दिशा में है। दोस्तों किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं किस राज्य में किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों कहाँ पे जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है पहला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, या फिर लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक। इसको दोस्तों हम सब फूलों की घाटी के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपका स्थित है कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर इसकी बात कीजिए स्थित कहाँ पर है, चमोली जिले में स्थित है। कौन सी जो आपके फूलों की घाटी है वह चमोली जिले में स्थित है। इसे जो है दोस्तों यूनेस्को ने बायोस्फीयर नेटवर्क में 2005 में शामिल किया था। किस स्थान पे स्थित है? उत्तराखंड में। किस जिले में? चमोली जिले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं मैं पतला सा पर छोटा हूँ। दोस्तों मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरों में
भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपयुक्त पहेली में मसाले की पहचानिए दोस्तों। ऐसा कौन सा मसाला है दोस्तों जिसका उपयोग हम दही में करते हैं, जलजीरे में करते हैं, भून कर उसमें डालते हैं, गरम घी के तेल में डालते हैं तो खुशबू निकलती है। तो ऑप्शन है पहला हल्दी है, कि दालचीनी है, या फिर जीरा है, या फिर लौंग है। जैसे कि दोस्तों नाम से इसका स्पष्ट हो जा रहा है, जीरा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएनजी का मुख्य संगठक है दोस्तों, सीएनजी का मुख्य संगठक है। ऑप्शन है एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या फिर मेथेन है। तो इसमें दोस्तों जो कि आप राइट आंसर होगा मेथेन है दोस्तों। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, वह मेथेन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर सीएनजी में बात की जाए दोस्तों तो मीथेन की मात्रा जो होती है 80 से 90% मीथेन होता है किसमें, सीएनजी में। इसको आप जानते रहिए। और इसका सीएनजी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची है। यदि इस अंतराल में ट्रेनों ने कितने दोस्तों 22 से 96 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर लास्ट ऑप्शन है 53.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं, आपको पूरा यहाँ तो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम जब अब ईवीएस आपको पढ़ाएंगे जो उसमें चाल दूरी है, तो फिर उसमें हम आपको समझा देंगे अच्छे से कि इसमें कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें समझते रहिए। कह रहे 29 सितंबर को चल रही है दोस्तों, और पहुंची कब है, 1 अक्टूबर को पहुंची है। पहले आपको यह पता करिए कि सितंबर जो है किस में 31 का होता है या फिर 23 को होता है। क्योंकि दोस्तों 29 सितंबर को निकलती है, तो 29 सितंबर को निकलता है दोस्तों। सितंबर का जो माह होता है आपका 30 का होता है। तो फिर 29 को चली, 30 को चली, और पहुंच रही किस दिन दोस्तों, 1 अक्टूबर को सुबह पहुंच रही। पहले तो आप इन सबको दूरी समय निकाल लीजिए कितने घंटे लग रहे हैं। तो घंटे निकालने के बाद इसमें उससे भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। आएगा कितना दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। ये भी आपका दोस्तों दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पे है दोस्तों। आपका घर कहाँ पे है, यक्ष पे है, और आपका विद्यालय वाई पर है। कह रहे हैं कि यक्ष और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब ऐसे सीधा कोई सड़क नहीं है वहाँ पे। अतः विद्यालय पहुँचने के लिए आपको पहले ए पर दोस्तों, 1 मिनट हम आपको यहाँ पर चार्ट बना देते हैं। आपका घर कहाँ पे, घर आपका यक्ष पे है। यहाँ पे हमने समझ लिया आपका घर। कह रहे हैं कि सीधी सड़क विद्यालय के लिए नहीं है, उसके लिए आपको क्या कहना होगा, पहले आपको ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर दिशा में पूर्व 60 मीटर दूरी पर है दोस्तों। किस दिशा में, उत्तर में। अब उत्तर दोस्तों हम यहाँ से सीधा चले गए, कितना 60 चले गए। फिर बी पर जाते हैं दोस्तों जो ए के ठीक पूर्व में है दोस्तों। किसके, यहाँ पे ए था दोस्तों, करें इसके ठीक पूर्व में है। अब पूर्व किस तरफ होगा दोस्तों, पूर्व जाहिर सी बात है ए का पूर्व इस तरफ होगा, तो इस तरफ चला गया कितना दोस्तों, 1 मिनट, ए के ठीक पूर्व है कितना, ए भी 60 गया दोस्तों। कह रहे हैं कि फिर बी पर जाता है दोस्तों, यहाँ पे बी पर जाता है जो कि ठीक पूर्व दोस्तों कितना 25 है, ये 25 मीटर दूरी पे स्थित है। फिर सी पर जाता है जो ठीक बी के दोस्तों, किसके, बी के उत्तर में 100 मीटर है दोस्तों। अब उत्तर की बात करें तो बी के उत्तर यही तो हो जाएगा ना, ऊपर दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, अरे तो ऊपर चला जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि 100 मीटर दूरी तय कर दूरी पर है और अंत में अपने विद्यालय पहुंच जाता है दोस्तों। उसका विद्यालय कहाँ है, उसका विद्यालय यहाँ है और वो यहाँ पे था। तो कह रहे हैं कि आपके विद्यालय के सपाच उसकी घर की सही दिशा बताइए दोस्तों। उसकी दिशा की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है, करें ठीक उत्तर में, ठीक दक्षिण में, या फिर दोस्तों उत्तर पश्चिम में, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम में। इसमें जो दूरी तय किया गया था, पहले हम आपको चार्ट थोड़ा बताते हैं। पहले गया, 1 मिनट दोस्तों, पहले गया दोस्तों वह ए पे गया,
फिर किस तरफ गया, फिर बी पे गया, बी पे जाने के बाद फिर सी पे जाता है दोस्तों, फिर वह वाई पे पहुंचता है जहाँ पे उसका विद्यालय है। रेखा सीधा रहेगा तो विद्यालय पे पहुंचता है जहाँ पे वह उसका ए वाई हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, यक्स हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो चार्ट बन रहा है किस तरफ बन रहा है, उत्तर की तरफ बन रहा है ना, उत्तर की तरफ बन रहा है। लेकिन इसे पूछ रहा है कि दोस्तों कह रहे हैं कि आपके विद्यालय के सापेक्ष दोस्तों आपका घर सही दिशा में, दोस्तों आपका विद्यालय यहाँ इसके सापेक्ष पूछा रहा है दोस्तों। जिसके सापेक्ष पूछे आप उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके सापेक्ष, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में, क्योंकि विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से अस्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन है कौवा उल्लू, ऑप्शन बी दोस्तों चील गिद्ध, ऑप्शन सी कलचिड़ी और गरुड़, या फिर लास्ट ऑप्शन है बसंत गौरे और कौवा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप सबको यह पता होगा कि जो अब गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, बाज होते हैं दोस्तों, वह है मनुष्य से करीब 4 गुना तेज देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चील के विषय में एक आप विशेषता जानते रहिए, चील जो आपका घोंसला बनाता है वह पूरे एरिया के सबसे ऊंची पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे बनाता है। पूरी जहाँ पे वो घोंसला बनाता है उस एरिया में जो सबसे बड़ा पेड़ रहता है, उस पेड़ के जो सबसे ऊंची डाली रहती है, चील वहाँ पे घोंसला बनाता है। लेकिन कौवा दोस्तों, कौवा भी सबसे ऊंची डाली पे बनाता है, लेकिन वह जिस पेड़ पे बनाता है दोस्तों उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे होता है। अंतर दोनों में क्या है, एक तो पूरा एरिया में सबसे ऊंचा पेड़ होना चाहिए, एक सिर्फ पेड़ होना चाहिए जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने होने वाले 2 रोग युगल जोड़े चुनिए दोस्तों जो आपके मच्छरों से फैलते हैं। ऑप्शन है पहला मलेरिया डेंगू, हैजा चिकनगुनिया, या फिर हैजा मलेरिया, या फिर दोस्तों चिकनगुनिया और मियादी बुखार। कौन से ऐसे रोग हैं दोस्तों जो आपके मच्छर से फैलते हैं? तो आपका मलेरिया और डेंगू दोस्तों किससे फैलते हैं, मच्छर से फैलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। करें किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिए गए पैमाना छपा है दोस्तों, कितना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है दोस्तों 950 मीटर। ये दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप पूरा 100% ये गारंटी है कि आप सही करेंगे। ऑप्शन है आगे करेंगे, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच की मापी गई दूरी दोस्तों कितना है 9.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है निकटतम होगी दोस्तों 20 किलोमीटर। आगे कह रहे हैं 19.5 किलोमीटर, या फिर 19 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर। इसमें जो पैमाना दिए थे पहले आपको बताए थे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है दोस्तों 950 मीटर है। इसमें कितना सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों 19.2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब सिंपल से दोस्तों आप इसको गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो आपका मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो दिया किस में गया है दोस्तों किलोमीटर में दिया गया है, तो मीटर में आएगा। जाहिर सी बात है आपको पता होगा अगर 1000 मीटर रहता है तो 1 किलोमीटर बनता है, तो जितना आएगा आप उसको किलोमीटर में डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कह रहे हैं कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश घरों के नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत होती है दोस्तों, कहाँ पे कह रहे हैं इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों के मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों में कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एक घर की विशेषता बताए हैं, जैसा कि आपको पता होगा जब हम आपको आवास पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमने बताया था कि ऐसे घर कहाँ पे पाए जाते हैं। पहले ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा राजस्थान होगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सामान्यतः से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए वहाँ पे दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और दीवारों पे लेप लगाया जाता है और लेप उसमें भूसा मिला के लेप लगाया जाता है। और उसकी जो छप्पर होती है दोस्तों वह कंटीली झाड़ियों से होती हैं या फिर नीम, कीकर ऐसे लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जो जल्दी घुने ना। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन है हैदराबाद,
लखनऊ, श्रीनगर, मैसूर। तो दोस्तों इसमें जो पूछ रहा है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है। अब देखिए दोस्तों, अगर अभी आपने ऐसा पहला शब्द सुना चार चिनारे है प्रसिद्ध स्थल, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी नहीं जानते, लेकिन उसके बाद जो कह रहा है पर्वतों से घिरा है। अब तो आपको यह पता ही होगा ना दोस्तों, पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ पर्वत कहाँ पे होते हैं, तो आपको पता। अब अपने यहाँ की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अब उत्तर प्रदेश में पर्वत कहाँ पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो कट जाएगा सीधा सीधा कि दोस्तों यहाँ पे पर्वत पाए ही नहीं जाते। तो आपको ऐसे विकल्प की तरफ पहले जाना है जो कि नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई शब्द मिल जाए जिसके बारे में आपको पता ही ना रहे, तो फिर आप इस विकल्प चुनिए जहाँ पे हो ही सकते हैं। फिर करें हैदराबाद, मैसूर और श्रीनगर। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर इसको आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा दोस्तों आप श्रीनगर पे होगा, क्योंकि श्रीनगर पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चारों तरफ से पर्वत पठार बहुत ज़्यादा है, तो घिरा होगा, चारों तरफ होगा, तो जाहिर सी बात है वो आपका श्रीनगर होगा। दोस्तों चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, कहाँ पे है वह श्रीनगर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और दोस्तों है कहाँ पे, जो डल झील है उसी के पास में ये स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों जो मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद ने करवाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण हो कि वह पत्तों को हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए स्लाथ है, ऑप्शन बी कुत्ता है, या ऑप्शन सी दोस्तों बाघ है, या ऑप्शन डी घोड़ा है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा बाघ होगा। अब बाघ कैसी दोस्तों, अगर कोई जानवर भाग रहा है और कोई हवा चल रही है, दोनों में अंतर कर लेता है दोस्तों। इतना उस समझने की उसकी संवेदन शक्ति इतनी तेज होती है दोस्तों। अब कैसे अंतर कर लेता है उसको आपको हम बताते हैं। अगर दोस्तों कोई जानवर भागता है तो जो हवा चलती है तो वह इस प्रकार से चलती है, लेकिन अगर कोई जब हवा चलती है, सिर्फ हवा चलती है, तो सीधा सीधा चलती है। तो उसकी जो मूछें होती हैं दोस्तों, वह मूछ जो है, अगर कोई जानवर भाग रहा है उसकी मूछें जो है ऐसे ऐसे करेंगी, लेकिन अगर सीधा हवा आ रही है तो जाहिर सी बात है उसके सीधा वह मुँह पे चपक जाती है मूछें। अगर कोई जानवर भाग रहा है तो अंतर कर लेता है, जब उसके मूछ जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं तो समझ जाता है कि ये जानवरों के भाग रहा है कोई, उससे हवा चल रही है। अगर जब कोई सीधा हवा लगता है तो उसके पूरे फेस पर उसके मूछ होती हैं वह पड़ती हैं, तो वह समझ जाता है कि हवा है। इसी तरीके से दोस्तों वह अंतर कर लेता है, वह आपका बाघ है दोस्तों। यही प्रक्रिया शेर में भी होती है। शेर में भी यही तरीके से अपना समझ लेता है कि जानवरों के भागने की हवा है कि या फिर वो ऐसे प्राकृतिक हवा है, या दोस्तों अपने एरिया में जहाँ पे रहता है वहाँ पे अगर कोई दूसरा शेर आ गया उसको भी यह पहचान लेता है, अपने मूत्र के माध्यम से उसको भी यह पहचान लेता है कि हाँ हमारे क्षेत्र में कोई अलग से दूसरा शेर घुसा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है दोस्तों। ऑप्शन है पहला गेहूँ मूसलाजड़, ऑप्शन बी मक्का मूसलाजड़, ऑप्शन सी दोस्तों गाजर मूसलाजड़, या फिर दोस्तों बांस मूसलाजड़। इसमें कौन सा युग सही है दोस्तों। कह रहे मूसलाजड़। मूसलाजड़ किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, फिर बांस में पाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो गेहूं होता है, गेहूं में किस प्रकार से जड़ पाए जाते हैं, तो उसमें जकड़ा जड़ पाया जाता है। और मक्का में भी इसी तरीके होते हैं जो चारों तरफ जकड़े रहते हैं, उसे हम जकड़ा जड़ के नाम से जानते हैं। तो आपका दो ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा कौन दोस्तों, लेकिन बांस भी दोस्तों, बांस भी जड़ें आप ध्यान देंगे तो उसकी भी जड़ें कैसी होती हैं, जकड़ा जड़ें होती हैं। तो ये तीनों तो होगा नहीं। बचा कौन, एक लास्ट बचा है तो गाजर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी ओक की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है, करें रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में चुनिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक होता है दोस्तों रेगिस्तानी ओक, और एक होता है आपका जो एक वृक्ष और होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है, तो उसको आप जानते रहिए। तो इस वजह से रेगिस्तानी ओक हो गया, खेजड़ी हो गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रेगिस्तानी ओक रेगिस्तान में पाया जाता है, तो रेगिस्तान अपने यहाँ राजस्थान में पाया जाएगा तो होगा रेगिस्तानी ओक। लेकिन आप जानते रहे रेगिस्तानी ओक का संबंध आपके राजस्थान से नहीं है। आपके राजस्थान से संबंध जिससे है उसे हम खेजड़ी के वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ रेगिस्तानी ओक की विशेषताएं समझ लेते हैं। कह रहे हैं यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है।
इस ब्रिज की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। अगले पे चलते हैं। कह रहे हैं कि इस ब्रिज की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। या फिर ऑप्शन दोस्तों आगे जो डी कह रहे हैं कि इसकी जड़ें की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती हैं। या फिर ऑप्शन ई है, कह रहे हैं कि इस वृक्ष की पत्तियां बहुत कम होती है। इसमें जो सही है उसको आपको बताना है, ऑप्शन ए बी सी या फिर ऑप्शन ए डी ई या फिर सी ऑप्शन है बी सी ई या फिर डी ऑप्शन है बी डी ई। इस बार जो क्वेश्चन बना था दोस्तों, अगली बार जो इसमें ऑप्शन दे देते बहुत ईजी ऑप्शन देते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हट के दे दिया। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा उसको हम पहले बता देते हैं। आपका बी सही है, सी सही है, ई सही है। अब बी जो कह रहा था, ए कह रहा था कि अबू धाबी में पाया जाता है, यह गलत है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है, इस ब्रिज की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है दोस्तों। यह सही है क्योंकि यह 10 फीट होता है, 10 फीट के समथिंग होती है और यह अपने ब्रिज जितना ऊंचा होता है उसकी 30 गुना तक वह जमीन के नीचे जाती है पानी की तलाश में। तो अगर 10 है दोस्तों 30 गुना जाएगी 300 मीटर, आप समझिए 3 से फीट तक, 3 से फीट तक ये ज़मीन के नीचे जाती हैं। किस लिए? पानी की तलाश में जाती हैं। पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो सी कह रहे हैं इस ब्रिज की ज़मीन की जब तक जल नहीं पाए जाते दोस्तों वह तब तक नीचे जाती रहती हैं। और जो डी है दोस्तों, डी होगा नहीं और ई आपका सही, इसमें पत्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन है कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी। तो दोस्तों कहाँ पे जब हम आपको भोजन बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि कहाँ के लोग जो हैं सरसों के तेल में मछली को खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए कश्मीर में। कश्मीर के लोग दोस्तों जो कि सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। अगर इसकी और हम सब बात करें तो जो राज्य और जो क्षेत्रीय व्यंजन है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि असम दोस्तों वहाँ मसूर, टोंगा, झींगा मछली, चावल, यह वहाँ के क्षेत्रीय व्यंजन है। बिहार के लिट्टी चोखा दाल चावल, गुजरात के ढोकला, लेमन राइस, खांडवी, नागालैंड मोमोज, बांस के फल, केरल दोस्तों अवियल मिश्रित सब्जी या फिर टैफियोका। यह दोस्तों टैफियोका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके बाद कह रहे हैं पंजाब सरसों का साग, मक्के की रोटी। है राज्यों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कुछ राज्य के नाम लिए हैं इसमें जो कि वहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कह रहे हैं कि उपसंख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। पहला है कह रहे हैं बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में। बी है बच्चों के विषय में निर्माण लेने में। सी है समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में। या फिर डी है कह रहे हैं बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में सही विकल्प है। तो इसमें सही विकल्प क्या है? करें ए और बी या फिर बी ऑप्शन है बी और सी या फिर सी ऑप्शन है ए और सी या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और डी। इसमें दोस्तों जो पूछ रहा है उपाख्यान मूलक दोस्तों उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को 2 छोटे प्रश्न पूछे। इनके द्वारा आस्था जाना चाहती है दोस्तों। जो आस्था है दोस्तों वह मसाला का पाठ पढ़ाने से पहले 2 क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद उसने चैप्टर पढ़ाया। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछ के वह क्या जानना चाहती है बच्चों को? आप जो ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जाना दोस्तों, जो कि इसमें ऑप्शन बी है कह रहे कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन सी है अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों की पहचान करना। या फिर ऑप्शन डी है विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। दोस्तों वो क्या जानना चाहेगी? तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें जो ऑप्शन था दोस्तों इसमें ए और डी दोनों माना था दोस्तों। आयोग ने इसका प्रश्न का दोनों माना था, ए भी माना। ए तो आपका 100% सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों वह उसके पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, मसालों के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है। लेकिन दोस्तों
अगर यहाँ पे करें कि विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, यह भी तो सही है दोस्तों कि हम मसाले के पाठ पढ़ा रहे हैं, मसाले के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे तो यह भी तो जान सकते हैं कि हमने यह भी पता करना चाह रहे हैं कि हाँ मसाले के बारे में बालक जान रहा है कि नहीं जान रहा है। इसलिए इसमें सभी के नंबर बराबर मिले थे, जो ए भी लगाया था उसको भी बराबर, जो डी लगाया था उसको भी बराबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है दोस्तों, पहले वह भ्रमण पर गई, जो माधवी अपने बच्चों को लेकर भ्रमण पर गई, अब आने के बाद उस पर चर्चा की, वह किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है उसको आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या फिर अधिगम आकलन अधिगम के रूप में, या फिर दोस्तों अधिगम के दौरान आकलन। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, प्रभावी शिक्षण अधिगम कब संभव हो उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, ऑप्शन बी है शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, या फिर सी ऑप्शन है करें शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संपत्तियों को समझने में सहायता मिले। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। करें कि शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों का ज्ञान का निर्माण कहने और संपत्तियों को समझने में सहायता मिले, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। करें समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन है पहला नियत कार्य, या फिर ऑप्शन बी पेपर पेंसिल परीक्षण, या फिर ऑप्शन सी श्रेणी मापने रेटिंग स्केल, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों मौखिक प्रश्न। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं कि श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ऑप्शन ओ कुछ पहले कथन दिए गए उसको समझते हैं। बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्राकृतिक में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। दोस्तों किस कारकों पर विचार करेंगे? अब करें अभिरुचि जगाना, बच्चों में अभिरुचि जगाना, जाहिर सी बात है दोस्तों ये सही होगा। बच्चों जब अंदर से प्रेरित होंगे, अंदर से जागृत होंगे तो वो अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो यह आपका राइट आंसर सही होगा। ये तो आपका अभी समझ लीजिए कि जिस ऑप्शन में, अब ऑप्शन को उस तरफ आपको सुनना जिसमें ए होगा, ए तो कभी नहीं कटेगा, आपका ए होगा। ये कह रहे हैं प्राकृतिक में समावेशी। अब दोस्तों प्राकृतिक में समावेशी, अब जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, अगर हम सब बी की बात करें ये भी आपका सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक में समावेशी जाहिर सी बात है दोस्तों प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लें तो ये तो होगा ही। आपका बी भी सही होगा। कह रहे हैं मूल्य प्रभावी, ये तो ऑप्शन नहीं, जिसे मूल्य प्रभावी ये सही होगा, मतलब कि और जो इसे मूल्य प्रभावी की बात करें तो जैसे अगर इसको हम समझें कि जैसे उसका प्रभाव पड़े बालक के ऊपर, ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम पढ़ाएं बालक सीख ही ना पाए, समझ ही ना पाए, तो ऐसा नहीं है। और जो करें कि केवल बाहर संचालित की जा सकती है, ऐसे तो इसमें देखिए दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट होगा। केवल किंतु परंतु ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं, डी नहीं होगा। अब हमको ऑप्शन देखना है दोस्तों। अब देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा सही है ए बी, ये भी तो फिक्स है सही है। अगर ए बी का कोई ऑप्शन मिलता है तो ए बी आपका सही होगा, लेकिन अगर ए बी का ऑप्शन नहीं मिलता तो अगर सी मिलता है तो आपका ए बी सी भी सही होगा, लेकिन डी तो आपका नहीं हो सकता। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन के हिसाब से बनते हैं। तो ए बी सी पहला ही ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें ए बी सी माना है, बी आपका, अब जितने में डी ऑप्शन होगा वह होगा नहीं, बी सी तो होगा नहीं आपका, लेकिन केवल ए कह रहे हैं। सिर्फ एक नहीं सही है दोस्तों, बी भी तो सही है। तो सिर्फ ए और बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी भी है, तो मूल्य प्रभावी ये भी आपका प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? ऑप्शन है दोस्तों पहला विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने
और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, या फिर बी ऑप्शन है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, या फिर सी ऑप्शन है कह रहे चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है लड़की के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना दोस्तों, यह डी ऑप्शन हो गया। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें जो बात करा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, करें प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने चाहती है। वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में किसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कम प्रभाव किसका पड़ेगा दोस्तों? इसमें कम प्रभाव इसी का पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए दोस्तों। किसको? छात्र केंद्रित उपागमों को। ऑप्शन है निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, या फिर समकलित उपागम, या फिर दोस्तों प्रक्रिया अभिमुखी उपागम। तो दोस्तों इनमें जो ईवीएस शिक्षण की बात करें, ईवीएस शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित कौन सा दोस्तों? जिसमें छात्र केंद्रित हो जो, और यह छात्र केंद्रित बालक के लिए हर समय पॉजिटिव होता है। तो आपको इसमें ऑप्शन के पहले हम आप समझ लेते हैं, करें निरंकुश शैली। ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों, जो छात्र केंद्रित होता है उसमें निरंकुश शैली का आप उपयोग नहीं कर सकते, तो ये आपका होगा नहीं। अब जिसमें ए ऑप्शन है पहले हम उसे निपटा देते हैं। ए आपका होगा नहीं, बी आपका होगा नहीं, बचा कौन? बचा आपका, एक मिनट दोस्तों, बचा क्या? बचा सी बचा है, डी बचा है आपका। ये दोनों तो कट गए क्योंकि इसमें ए निरंकुश शैली की बात करें। बी कह रहे हैं कि दोस्तों अनुज्ञात्मक शैली दोस्तों, अब उनको आज्ञा देकर पढ़ाएंगे बालक को, ये भी आपका नहीं होगा। बी भी, अब भी देखिए किसमें है, इसमें बी है, ए कट गया, बचा कौन? ए बचा, सी बचा, सी और डी, सी और डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि हमारे खाली जगह व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है दोस्तों। ऑप्शन है भावात्मक है, संज्ञानात्मक है, मनोगतिक है, या दोस्तों भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों है दोस्तों। हमारे व्यवहार परक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, भावात्मक अफेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। पहला कह रहे हैं कथन के दे रहे हैं कि यह कई विषयों को समकालित करता है। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि यह बाल केंद्रित होता है। यह, अब जो सी है दोस्तों कथन, ये कह रहे हैं यह अनुभवजन्य है, या फिर डी जो है यह शिक्षण आधारित होता है। पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं फिर राइट आंसर आपको बताते हैं। कह रहे हैं ए और बी सी सही है, ऑप्शन बी और बी सी डी सही है, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों केवल सी सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल बी सही है। अब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए, सबसे पहले जो नहीं हो सकते आप उसको चेक कर लीजिए कौन कौन से विकल्प में वो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर जब आप इतना जान जाएंगे उस विकल्प में ये ऑप्शन आ रहे हैं तो वो हो नहीं सकते, तो फिर जो बचते हैं वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो कह रहे कई विषयों का समकालित करता है, तो आपका सही होगा दोस्तों। बाल केंद्रित होगा, यह भी आपका सही है। अनुभवजन्य है, यह भी सही है दोस्तों। यह शिक्षण आधारित है दोस्तों, यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। पहला कथन है वनस्पति जाति और प्राणी जात, या फिर बी है जैविक है अजैविक, या फिर सी है सामाजिक है सांस्कृतिक, या फिर डी है रचनात्मक है जिज्ञासु। तो इसमें जो कि आपका राइट, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहे हैं ए बी डी सही है, या फिर ऑप्शन बी ए बी सी सही है, या फिर सी ऑप्शन बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी आपका नहीं सही है, रचनात्मक और जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी नहीं सही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, बी है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, या फिर सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या फिर डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में
सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुभव देना, या फिर सी ऑप्शन है कह रहे हैं विद्यार्थियों के प्रयोगों कौशलों को बेहतर बनाना, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामान्य जागरूक को बेहतर करना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही दोस्तों। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ईवीएस को प्रभावशाली युक्ति है दोस्तों। ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है कौन, उसको आपको बताना है। पहला है व्याख्यान, लेक्चर, प्रायोगिक प्रैक्टिकल, या फिर भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, या फिर दोस्तों प्रदर्शन। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो आयोग इसमें माना था दोस्तों वह जो बी है वो भी सही है और जो सी है आपका वो भी सही है। इसमें दोनों में जो भी लगाए थे बच्चे वो दोनों में सबको समान नंबर मिला था। इसमें बी और सी दोनों माना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है दोस्तों, वह है दोस्तों क्या है, संप्रत्यय उपागम, प्रक्रिया उपागम, या फिर समकालित उपागम, या फिर क्रियाकलाप उपागम। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, प्रक्रिया उपागम। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज जो आपका एग्जाम हुआ था 30 जनवरी 2023 को, इसमें हम सब ईवीएस को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसी के साथ यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।